नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे शिक्षण अभिक्षमता, जो अपने बीएसटीसी पीटीटी में एक महत्वपूर्ण विषय है। और शिक्षण अभिक्षमता में हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे अधिगम। अधिगम में हमने अधिगम का अर्थ समझा था, परिभाषाएं समझी, विशेषताएं देखी और हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में हमने पहला सिद्धांत लिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत को हमने अन्य नाम भी दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इस सिद्धांत में हमने समझा था कि उद्दीपक क्या होता है और किस प्रकार उन्होंने उद्दीपक का प्रयोग किया अपने सिद्धांत में। इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमने उद्दीपक और अनुक्रिया शब्द का अर्थ भी समझा था। अब देखिए दोस्तों, हम एक प्रयोग पे चर्चा कर रहे थे और अपनी चर्चा वैसे पूरी भी हो गई थी। एक बार उनका रिकॉल कर लेते हैं, पुनः स्मरण कर लेते हैं हम। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में उन्होंने भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बॉक्स के बाहर मछली लटका दी। फिर उन्होंने बॉक्स के जो गेट था, उसका जो दरवाजा था, उस दरवाजे का संबंध एक लीवर से कर दिया जो बॉक्स के अंदर था। लीवर से ऐसे संबंध था कि जैसे ही लीवर दबेगा या लीवर पे बिल्ली का पैर पड़ेगा तो दरवाजा खुल जाएगा और बिल्ली मछली को प्राप्त कर लेगी। अब शुरुआत में थॉर्नडाइक ने बिल्ली को अंदर बंद किया। बिल्ली ने उछल कूद की, क्योंकि उसके सामने उसको मछली दिख रही थी और वो उसे प्राप्त करना चाहती थी। तो बिल्ली ने उछल कूद की, म्याऊं म्याऊं जैसी आवाज़ें निकाली, इधर उधर उसने पंजे मारे और ऐसे करते करते गलती से बिल्ली का पैर लीवर पे लग गया। और जैसे ही बिल्ली का पैर लीवर पे लगा, दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने मछली को प्राप्त कर लिया। इसके बाद थॉर्नडाइक ने वापस बिल्ली को अंदर बंद कर दिया और फिर बाहर मछली लटका दी। बिल्ली ने फिर प्रयास किया, इधर उधर उछल कूद की, इधर उधर पंजे मारे, फिर उसका पैर गलती से किस पे लग गया, लीवर पे लग गया। फिर तीसरी बार भी यही किया, लेकिन थॉर्नडाइक ने नोट किया कि जैसे जैसे बिल्ली को अंदर बंद कर रहे हैं, उसके जो लीवर दबाने का टाइम है, इधर उधर उछल कूद करने के बाद लीवर दबाने का टाइम है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे पहले बिल्ली ने 10 मिनट में लीवर दबाया, दूसरी बार में जैसे 8 मिनट में दबा दिया, तीसरी बार में 6 मिनट में दबा दिया, चौथी बार में 5 मिनट में दबा दिया। ऐसे करते करते समय कम होता गया और एक समय ऐसा आया कि जैसे ही बिल्ली को अंदर बंद किया, बिल्ली ने तुरंत लीवर को दबा दिया और मछली प्राप्त कर ली। फिर उसने बिल्ली को अंदर बंद किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को अंदर बंद किया। अब बिल्ली डायरेक्ट लीवर को दबाती है और बाहर निकल आती है। यानी बिल्ली लीवर दबा के दरवाजा खोलना सीख गई, और सीखने को कहते हैं अधिगम, और अधिगम ही तो हम पढ़ रहे हैं। तो ये था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसमें उद्दीपक और अनुक्रिया द्वारा बिल्ली को दरवाजा खोलना सिखाया गया या अधिगम करवाया गया। फिर ये प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आया, वो क्या निष्कर्ष था? देखिए थॉर्नडाइक ने क्या निष्कर्ष दिया कि जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है। बिल्ली के संदर्भ में देखें तो बिल्ली, व्यक्ति की जगह बिल्ली ने बिल्ली के सामने उद्दीपक प्रस्तुत किया। उद्दीपक के रूप में क्या प्रस्तुत किया? मछली। उसे प्राप्त करने के लिए बिल्ली ने क्या की? अनुक्रिया की। क्या अनुक्रिया की? इधर उधर पंजे मारे, इधर उधर घूमी, उसने विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाली, प्रयास किया। ये क्या थी? उसकी अनुक्रिया। तो जब कोई सामने उद्दीपक आता है तो व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए क्या करता है? अनुक्रिया करता है। जैसे बिल्ली ने मछली को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया की। फिर आगे देखें, यदि इस अनुक्रिया से व्यक्ति को संतोषजनक परिणाम मिलता है,
यानी इस अनुक्रिया को करने से यदि व्यक्ति को अच्छा परिणाम मिलता है तो उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य एक संबंध बन जाता है। जैसे अनुक्रिया करने से व्यक्ति को संतोषजनक परिणाम, बिल्ली को क्या मिला संतोषजनक परिणाम? बिल्ली को मिला मछली। तो उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य एक संबंध बन जाता है, यानी बिल्ली को मछली प्राप्त हुई। तो मछली और अनुक्रिया, उद्दीपक क्या है? मछली, और अनुक्रिया क्या है? उछल कूद करना। इन दोनों के बीच क्या बन गया? एक संबंध बन गया। क्या संबंध बना? देखें, ये संबंध बना कि जब भी ये उद्दीपक सामने आएगा व्यक्ति के, तो व्यक्ति वही अनुक्रिया करेगा जो पहले की थी। दूसरी बार मछली सामने आई, बिल्ली ने फिर उछल कूद करके अनुक्रिया की। तीसरी बार वही उद्दीपक मछली सामने आई, बिल्ली ने फिर अनुक्रिया की। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या बन गया? एक संबंध बन गया, जिससे व्यक्ति उस व्यवहार को सीख जाता है। यानी ये जो संबंध बनता है, इससे व्यक्ति उस व्यवहार को सीख जाता है। जैसे बिल्ली क्या सीखी? दरवाजा खोलना। यही है अपने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो हमने पढ़ा। और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हम अब चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए। 3 तो दिए मुख्य नियम और 5 दिए गौण नियम। गौण यानी जो मुख्य नहीं है, गौण यानी अप्रमुख भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्या है? पहली बात तो ये है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए? तो याद रखेंगे 3 नियम दिए। और यदि पूछे कि गौण नियम कितने दिए, तो गौण 5। मुख्य नियम कहे या केवल नियम कहे तो 3 ही बताएंगे। यानी सीखने के नियम कितने दिए? 3। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए, तो भी अपना उत्तर क्या होगा? सीखने के नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। अब हम चर्चा करेंगे कि सीखने के नियम कौन कौन से हैं। तो देखें, सीखने के 3 नियम हैं जो इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए। पहला है तत्परता या तैयारी का नियम। यह नियम क्या कहता है? देखिए, यह नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में ही अच्छा सीख पाता है जिस स्थिति में वह सीखने के लिए स्वयं तत्पर हो या स्वयं तैयार हो, तभी वह अच्छे तरीके से सीख पाता है। जैसे मान लो आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपकी तैयारी करने की इच्छा नहीं है, आप तैयारी करने के लिए तत्पर नहीं हो, आपको माता पिता ने ज़बरदस्ती बीएसटीसी की तैयारी करवाई, ज़बरदस्ती आपको कोचिंग भेज दिया, तो आप जो सीखने के लिए तैयार नहीं हो, तत्पर नहीं हो, तो आप अच्छे तरीके से नहीं सीख पाओगे। यही बात कही गई है, किसी भी कार्य को उसी स्थिति में अच्छा सीखा जा सकता है जब उसे सीखने के लिए व्यक्ति स्वयं तत्पर या तैयार हो। यानी व्यक्ति तभी उस कार्य को अच्छा सीख पाएगा जब व्यक्ति खुद उस कार्य को सीखने के लिए क्या हो? तत्पर हो। इसके अलावा और भी उदाहरण हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो हम बच्चे को पहली बार स्कूल रख के आते हैं, तो बच्चा स्कूल जब जाता है तो वो सीखने के लिए या पढ़ने के लिए तत्पर नहीं होता है, उसकी रुचि नहीं होती है पढ़ने की, यानी वो पढ़ने को तैयार नहीं है, तो वो बच्चा अच्छे तरीके से नहीं सीख पाता है। इसी कारण पहले बच्चे को प्ले ग्रुप में रखा जाता है, धीरे धीरे वो सीखने के लिए तत्पर हो जाए और अच्छा सीख पाए। इसके अलावा इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण भी है जो किसी मनोवैज्ञानिक का कथन है। क्या है? कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है किंतु पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। घोड़े को हम तालाब तक तो ले जा सकते हैं, पर उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। पानी तो घोड़ा तभी पिएगा जब उसकी पानी पीने की इच्छा होगी। यही बात कही गई है
इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, यानी आपको जबरदस्ती बीएसटीसी की कोचिंग भेजा तो जा सकता है, किंतु पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी आपको सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप अच्छा तो उसी स्थिति में सीखोगे जब सीखने के लिए स्वयं क्या होगे, तैयार रहोगे या तत्पर रहोगे। यही बात कही गई है तत्परता या तैयारी के नियम में। सीखने का दूसरा नियम दिया थॉर्नडाइक ने, अभ्यास का नियम। यह नियम कहता है कि अभ्यास द्वारा व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य भी सीख सकता है, यानी अभ्यास के द्वारा कठिन कार्य भी सीखा जा सकता है। जैसे साइकिल चलाना, किसी को साइकिल चलाना नहीं आता, यदि वो निरंतर अभ्यास करे तो कुछ दिनों में साइकिल चलाना सीख जाता है। इसके अलावा किसी को मान लो गणित के सवाल नहीं आते, यदि वो निरंतर अभ्यास करता है तो वो गणित के सवाल भी सीख जाता है। तो यही है अभ्यास का नियम, अभ्यास द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी सीखा जा सकता है। और इसके लिए प्रसिद्ध कथन है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी बार बार अभ्यास करने से जड़मति यानी जो मंदबुद्धि बालक है वो भी सुजान यानी अच्छा ज्ञानी व्यक्ति बन सकता है। इसके बाद देखें, ये अभ्यास का नियम है। इसके बाद हम लेते हैं प्रभाव या परिणाम का नियम। देखिए ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि यदि किसी कार्य को करने के बाद व्यक्ति को संतोषजनक परिणाम मिलता है या अच्छा परिणाम मिलता है तो उस परिणाम के प्रभाव से व्यक्ति उस कार्य को दोहराता है। यानी व्यक्ति ने कोई काम किया, यदि उस काम के लिए उसे अच्छा रिजल्ट मिला या अच्छा प्रोत्साहन मिला तो उस प्रोत्साहन से ही व्यक्ति उस कार्य को फिर दोहराता है। जैसे बालक ने कोई अच्छा काम किया, हमने उसको पैसे दिए तो बालक उस काम को दोबारा करने का प्रयास करेगा क्योंकि हमने उसे क्या दिया, संतोषजनक परिणाम दिया। या हम ऐसे कह सकते हैं, एक छात्र द्वारा अच्छे लेख में नकल करने पर अध्यापक उसे वेरी गुड दे देता है। जैसे एक छात्र को नकल दी, उसने नकल साफ सुथरे लेख में जमा की कर दी तो टीचर ने उसको क्या दे दिया, वेरी गुड दे दिया। अब वेरी गुड दे दिया तो उस वेरी गुड के प्रभाव से वो छात्र अगले दिन भी अच्छे लेख में नकल करके लाता है। यही है प्रभाव या परिणाम का नियम। यदि व्यक्ति को किसी कार्य को करने पर अच्छा परिणाम मिलता है तो उसी परिणाम के प्रभाव से व्यक्ति उस कार्य को दोहराता है। अब इन तीनों नियमों को हम थॉर्नडाइक के प्रयोग पे लागू करके देखते हैं क्योंकि ये नियम वहीं से निकले हैं। थॉर्नडाइक ने देखा कि यदि ये जो बिल्ली है, यदि बिल्ली भूखी नहीं होती तो वो दरवाज़ा खोलने का प्रयास भी नहीं करती क्योंकि फिर उसको मछली से कोई मतलब है ही नहीं, उसको भूख नहीं है तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार भी नहीं है, यानी वो लीवर दबाने के लिए प्रयास नहीं करेगी। तो उसने कहा, जो थॉर्नडाइक महोदय उन्होंने कहा कि बिल्ली इसलिए दरवाज़ा खोलना सीख पाई क्योंकि दरवाज़ा खोलने के लिए वो क्या थी, तत्पर या तैयार थी। यदि उसको भूख नहीं लग रही होती तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए तत्पर या तैयार नहीं होती तो वो दरवाज़ा खोलना भी नहीं सीख पाती। फिर से कह रहा हूँ, बिल्ली दरवाज़ा खोलना क्यों सीख पाई, क्योंकि वो दरवाज़ा खोलना सीखने के लिए या लीवर दबाने के लिए या कहीं मछली प्राप्त करने के लिए क्या थी, तत्पर या तैयार थी। फिर दूसरी बात, बिल्ली पहली बार में दरवाज़ा खोलना नहीं सीखी थी, पहली बार तो उससे लीवर गलती से ही दबा था। लेकिन बिल्ली को बार बार अभ्यास करवाया गया, बार बार बिल्ली को अंदर बंद करके अभ्यास करवाया गया। बिल्ली ने बार बार प्रयास किया, इधर उधर पंजे मारे और इस प्रकार अभ्यास करते करते बिल्ली दरवाज़ा खोलना सीख गई।
तो दूसरा नियम दे दिया उन्होंने अभ्यास का नियम, कि अभ्यास द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी सीखा जा सकता है। जैसे बिल्ली दरवाजा खोलना सीख गई अभ्यास द्वारा। तीसरी बात उन्होंने कही कि बिल्ली ने जब पहली बार दरवाजा खोला था तो उसको प्रोत्साहन के रूप में मछली एक अच्छा रिजल्ट मिली। जब बिल्ली ने पहली बार दरवाजा खोला तो उसको क्या मिली? मछली मिली। और जब बिल्ली को दरवाजा खोलने पर मछली मिली तो बिल्ली को उससे क्या हुआ? प्रोत्साहन हुआ। और उस मछली के प्रभाव से बिल्ली फिर दोबारा दरवाजा खोलने का प्रयास करती है। यानी पहली बार में जब बिल्ली ने दरवाजा खोला तो उसे एक अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ मछली के रूप में, और इस परिणाम के प्रभाव से ही बिल्ली ने दोबारा दरवाजा खोलने का प्रयास किया। तो ये तीसरा नियम प्रूफ हो गया। इससे क्या है? यदि किसी कार्य को करने से व्यक्ति को संतोषजनक परिणाम मिलता है, जैसे बिल्ली को क्या मिला था? मछली, तो इस परिणाम के प्रभाव से, कहें मछली के प्रभाव से, व्यक्ति उस कार्य को दोहराता है। यानी वह मछली प्राप्त होने के बाद बिल्ली ने उस कार्य को दोहराया, उछल कूद करना, पंजे मारना और दरवाजा खोलना। ये हमने उदाहरण भी समझा। तो ये सीखने के 3 मुख्य नियम थे जो थॉर्नडाइक ने दिए। यहाँ से ऐसे भी प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से सीखने का नियम नहीं है। क्या प्रश्न बने? निम्न में से सीखने का नियम नहीं है। फिर ऑप्शन आ जाए आपके, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और पढ़ने का नियम। तो फिर हम कहेंगे कि तत्परता का नियम भी सीखने का नियम है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, और इन तीनों के अलावा यदि कोई और मिले तो वो सीखने का नियम नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? सीखने का नियम। सीखने के नियम की चर्चा करेंगे तो थॉर्नडाइक के ये 3 नियम ही रहेंगे। तो आप इनको कंप्लीट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अगला सिद्धांत लेते हैं। अब आगे हम लेते हैं अगला सिद्धांत। देखिए, ये जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था, इसका थोड़ा विलोम करके हम देखेंगे। अगला सिद्धांत वो है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। प्रतिपादक कौन है? B.F. स्किनर। आपको केवल ये नाम याद रखना है, स्किनर। इसी का अन्य नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। पहले समझते हैं कि उस सिद्धांत और इस सिद्धांत में अंतर क्या है। देखिए, थॉर्नडाइक को जो सिद्धांत था उसमें बिल्ली के सामने पहले उद्दीपक के रूप में मछली प्रस्तुत की गई थी। यानी बिल्ली जिसके लिए मेहनत कर रही है वो उसको पता है कि वो किसके लिए मेहनत कर रही है। यानी बिल्ली के सामने पहले तो क्या प्रस्तुत किया? हमने उद्दीपक प्रस्तुत किया, और तत्पश्चात बिल्ली ने क्या की? अनुक्रिया की। इसीलिए उसको क्या कहा गया था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दोबारा समझें, पहले तो हमने उद्दीपक प्रस्तुत किया मछली, और फिर बिल्ली ने क्या की? अनुक्रिया। इसी कारण उसको क्या कहा गया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। लेकिन B.F. स्किनर ने इसके उल्टा कह दिया। इन्होंने क्या कहा कि आप व्यक्ति के सामने पहले उद्दीपक प्रस्तुत मत करो। स्किनर क्या कहते हैं कि व्यक्ति के सामने आप पहले उद्दीपक प्रस्तुत मत करो, पहले व्यक्ति से क्या करवाओ? अनुक्रिया करवाओ, और जब वो सही अनुक्रिया कर दे तो उसके सामने क्या प्रस्तुत कर दो? उद्दीपक प्रस्तुत कर दो। यानी स्किनर ने थॉर्नडाइक के बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। पहले क्या करवाई? अनुक्रिया, और बाद में क्या प्रस्तुत किया? उद्दीपक प्रस्तुत किया। इसी कारण इसको कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। पहले अनुक्रिया फिर उद्दीपक। जैसे उसको हम कहते थे उद्दीपक अनुक्रिया को SR थ्योरी कहते थे, इसी प्रकार इसको कहेंगे रेस्पॉन्स का R, स्टिमुलस का S, RS थ्योरी।
सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। अब समझते हैं प्रयोग को। इन्होंने क्या प्रयोग किया समझें। इन्होंने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में यहां पे भोजन की व्यवस्था की एक मशीन द्वारा, और समझें ये भोजन की जो मशीन है इसका कनेक्शन यहां एक बटन से कर दिया। और क्या कनेक्शन किया कि जब भी इस बटन पे हल्का सा पेड़ लगेगा, यहां अंदर बंद किया चूहे को, इन्होंने प्रयोग चूहे पे किया। और क्या सिस्टम किया कि जब भी चूहे का पैर इस बटन पे लगेगा तो यहां से भोजन की एक गोली निकलकर इस प्लेट में गिर जाएगी। दोबारा समझें, यहां पे क्या सिस्टम किया कि जब भी इस बटन पर चूहे का पैर लगेगा तो यहां से भोजन की एक गोली, किसकी गोली? भोजन की गोली गिरेगी और किस में आ जाएगी? प्लेट में आ जाएगी। और प्लेट में आते ही इसको चूहा खा सकता है। अब इन्होंने प्रयोग क्या किया? चूहे को अंदर बंद कर दिया। चूहे को बंद कर दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि थॉर्नडाइक के प्रयोग की तरह यहां चूहे को भोजन दिखाई नहीं दे रहा। जैसे थॉर्नडाइक के प्रयोग में तो बिल्ली को क्या दिखाई दे रही थी? मछली दिखाई दे रही थी। लेकिन स्किनर के प्रयोग में चूहे को भोजन की गोली दिखाई नहीं दे रही, यानी पहले उद्दीपक नहीं आया, परंतु चूहे को भूख लग रही थी। चूहे ने इधर उधर उछल कूद की, इधर उधर उछल कूद करते करते इधर कभी प्लेट में मुंह मारा, कभी इधर घुमा, कभी उधर घुमा। गलती से चूहे का पैर किस पे लगा? बटन पे लगा। और जैसे ही चूहे का पैर बटन पे लगा, यहां से क्या प्राप्त हो गई? एक भोजन की गोली प्राप्त हो गई। अब समझें, पहले चूहे ने अनुक्रिया की, तो यहां पहले क्या आया? अनुक्रिया। अनुक्रिया करने के बाद जब चूहे ने सही अनुक्रिया की, बटन दबाया, तत्पश्चात उसको क्या मिली? भोजन की गोली, जो कि क्या है? एक उद्दीपक है। यानी यहां पहले चूहा अनुक्रिया करता है, उसके बाद ही उसे क्या मिलता है? उद्दीपक मिलता है। इसी कारण इस सिद्धांत को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब आगे समझें, चूहे का पैर गलती से बटन पे लगा, यहां से भोजन की गोली प्राप्त हो गई, चूहे ने भोजन की गोली खा ली। इसके बाद फिर चूहा उछल कूद करने लगा, उसको पर एक गोली मिल गई। अब एक गोली मिल गई तो चूहे को ये तो कन्फर्म हो गया कि यदि मैं मेहनत करूंगा तो मुझे दोबारा भी भोजन की गोली मिल सकती है। तो देखें, चूहा इधर उधर उछल कूद करता है, फिर गलती से उसका पैर किस पे लग जाता है? बटन पे लग जाता है। और जैसे ही पैर बटन पे लगता है, उसे यहाँ से क्या मिलती है? भोजन की गोली। भोजन की गोली को प्राप्त करने के बाद चूहे का काम वही स्टार्ट हो जाता है, इधर उधर घूमना, उछल कूद करना। फिर से उसका पैर किस पे लगता है? बटन पे लगता है। लेकिन यहां पर स्किनर ने भी नोटिस किया कि इस बार चूहे ने पिछली बार की अपेक्षा कम समय में ही किसके ऊपर पैर रख दिया? बटन के ऊपर पैर रख दिया, बटन या लीवर के ऊपर। फिर भोजन की गोली प्राप्त की। फिर अगली बार और कम समय में उसने पैर किस पे रखा? बटन पे रखा। फिर अगले प्रयास में और कम समय, अगले प्रयास में और कम समय। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया कि अब तो चूहा डायरेक्ट अपना पैर किस पे रखने लग गया? बटन पे रखने लग गया। बटन पे पैर रखा, यहाँ से भोजन की गोली प्राप्त हुई, चूहे ने भोजन की गोली खाई, वापस जाके किस पे पैर रख दिया? बटन पे पैर रखा, भोजन की गोली खाई, फिर बटन पे पैर रखा, भोजन की गोली खाई। यानी ये जो चूहा है ये बटन दबाकर भोजन की गोली प्राप्त करना सीख गया। बार बार प्रयास करने से अब तो चूहा डायरेक्ट यहां से बटन दबाएगा और उसको क्या मिलेगी? भोजन की गोली। यानी यहां पर भी चूहा क्या सीख गया? भोजन की गोली प्राप्त करना सीख गया, या कहें कि बटन दबाना सीख गया। तो चूंकि यहां चूहे को सिखाया गया है, इसी कारण यह अधिगम का सिद्धांत है।
फिर मैं स्मरण करा दूं आपको, दोबारा बता दूं, चूंकि पहले चूहे ने अनुक्रिया की है, उसके बाद उसको उद्दीपक दिया गया है, पहले बटन दबाया तभी तो उसको भोजन की गोली दिखाई, इस कारण ये क्या कहलाता है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। अब निष्कर्ष निकल के क्या आया, निष्कर्ष समझें। देखें निष्कर्ष क्या कहते हैं, ये कि व्यक्ति को सिखाने के लिए, व्यक्ति को सिखाने के लिए पहले उद्दीपक, पहले उद्दीपक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को सिखाने के लिए पहले उद्दीपक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहां किया पहले उद्दीपक प्रस्तुत, देखिए आगे क्या कहते हैं, जब व्यक्ति सही अनुक्रिया करता है, जब व्यक्ति सही अनुक्रिया करता है तो उसे उद्दीपक प्रस्तुत करना चाहिए, उद्दीपक प्रस्तुत करना चाहिए। यानी इन्होंने क्या कहा कि जब व्यक्ति सही अनुक्रिया कर दे तभी उसको क्या देना चाहिए, उद्दीपक देना चाहिए। यानी उसने सही अनुक्रिया की, बाद में ही क्या दिखाना चाहिए, उद्दीपक बाद में ही दिखाना चाहिए, पहले से दिखाना नहीं चाहिए। आगे देखें, उसे उद्दीपक प्रस्तुत करना चाहिए। यह उद्दीपक उसके लिए, यह उद्दीपक उसके लिए प्रोत्साहन, यह उद्दीपक उसके लिए प्रोत्साहन, प्रोत्साहन को ही कह सकते हैं पुनर्बलन, पुनर्बलन का काम करेगा। यह उद्दीपक उसके लिए प्रोत्साहन या पुनर्बलन का काम करेगा, जिससे व्यक्ति उस व्यवहार को दोहराएगा, जिससे व्यक्ति उस व्यवहार को दोहराएगा और सीख जाएगा, और सीख जाएगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमने लिखा है। देखें, जब व्यक्ति, इन्होंने पहले तो कहा कि व्यक्ति को सिखाने के लिए पहले उद्दीपक प्रस्तुत करने की आवश्यकता, पहले उद्दीपक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को सिखाने के लिए पहले उद्दीपक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, यानी पहले व्यक्ति को उद्दीपक मत दो। जब व्यक्ति सही अनुक्रिया करता है तो उसे उद्दीपक प्रस्तुत करना चाहिए। जब चूहे ने सही अनुक्रिया की, बटन दबाया, उसके बाद ही उसको क्या दिखाया गया, उद्दीपक दिखाया गया, भोजन की गोली दिखाई गई। देखें, यह उद्दीपक उसके लिए किसका काम करेगा, प्रोत्साहन का काम करेगा, जिसे हम पुनर्बलन भी कहते हैं। पुनर्बलन का काम करेगा, जिससे व्यक्ति उस व्यवहार को दोहराएगा और सीख जाएगा। यानी इस पुनर्बलन से व्यक्ति क्या करेगा, उस व्यवहार को दोबारा दोहराएगा, दोबारा लीवर दबाने का प्रयास करेगा, बटन दबाने का प्रयास करेगा और सीख जाएगा। तो ये कथन है, या कहें कि निष्कर्ष है इस प्रयोग का, जो किसने दिया, B.F. स्किनर ने। इसके बाद देखें, इन्होंने पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए। इन्होंने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार बताए। देखें कौन कौन से हैं 2 प्रकार। पहला तो है धनात्मक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन,
और एक है ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन कौन कौन से प्रकार बताए? धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। देखिए पुनर्बलन या प्रोत्साहन क्या होता है वो हमने समझा कि जब बाद में उद्दीपक आता है तो वो किसका काम करता है? पुनर्बलन या प्रोत्साहन का। धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है? अच्छे उद्दीपक का जुड़ना। ये तो क्या होता है? अच्छे उद्दीपक का जुड़ना, यानी जो हमारे लिए अच्छा है उसका क्या होना? जुड़ना। और ऋणात्मक पुनर्बलन है बुरे या कहें कि पीड़ादायक खराब लिख सकते हैं व्यक्ति के लिए, खराब उद्दीपक का हटना। खराब उद्दीपक का हटना। देखिए पुनर्बलन में व्यक्ति को हमेशा खुशी होती है। अब ये खुशी कितने प्रकार से हो सकती है? एक प्रकार से तो ऐसे हो सकती है कि कोई उसके लिए चीज अच्छी है और वो जुड़ जाए, कोई अच्छी चीज जुड़ जाए तब भी व्यक्ति को पुनर्बलन मिलेगा, अच्छा लगेगा, तो वो तो क्या कहलाएगा? धनात्मक पुनर्बलन। या कोई बुरी चीज हट जाए, बात समझे, अच्छी चीज जुड़ जाए तब भी व्यक्ति को अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है, या बुरी चीज हट जाए तब भी व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है या अच्छा लगता है। तो हमने इनके दो भाग बना दिए। अच्छा तो दोनों स्थितियों में लगेगा, पर यहाँ तो क्या हो रहा है? अच्छी चीज का जुड़ना, अच्छे उद्दीपक का जुड़ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? खराब या बुरे उद्दीपक का हटना। तो अच्छा उद्दीपक जुड़ेगा तो धनात्मक और बुरा उद्दीपक हटेगा तो ऋणात्मक। जैसे मान लो एक बालक दूध नहीं पी रहा है, दूध नहीं पी रहा है तो उस दूध में जैसे बॉर्नवीटा मिला दिया। बालक दूध नहीं पी रहा तो दूध में बॉर्नवीटा मिला दिया, इससे बालक को क्या हुआ? अच्छा लगा, प्रोत्साहन मिला। हम कह सकते हैं कि ये जो बॉर्नवीटा है ये बालक के लिए क्या है? एक अच्छा उद्दीपक है। बालक के लिए क्या है? ये अच्छा उद्दीपक। और वो अच्छा उद्दीपक दूध में जुड़ा या दूध में से हटा? तो हम कहेंगे कि ये अच्छा उद्दीपक दूध में जुड़ा है। तो ये तो कौन सा पुनर्बलन है? धनात्मक पुनर्बलन। दूसरा देखें, मान लो बच्चा दूध नहीं पी रहा क्योंकि उसके ऊपर, दूध के ऊपर वो मलाई आ गई। तो क्या किया? उसकी माँ ने मलाई को हटा दिया तो बच्चे ने दूध पी लिया। यानी यहाँ मलाई जो थी वो बालक के लिए अच्छा उद्दीपक थी या खराब उद्दीपक? तो हम कहेंगे कि वो बालक के लिए खराब उद्दीपक थी, जिसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो बालक को अच्छा लगा, पुनर्बलन मिला, लेकिन ये कैसा पुनर्बलन है? ऋणात्मक पुनर्बलन। खराब उद्दीपक का हटना। खराब उद्दीपक क्या थे? यहाँ पे मलाई, और उसको क्या कर दिया हमने? हटा दिया। तो वो हो गया ऋणात्मक पुनर्बलन। उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे बच्चे के दूध में बॉर्नवीटा मिला देना। बच्चे के दूध में बॉर्नवीटा मिला देना। और ऋणात्मक पुनर्बलन का उदाहरण क्या है? बच्चे के दूध में से उसकी नापसंद चीज मलाई को हटा देना। उसकी नापसंद चीज क्या है? मलाई को हटा देना। तो ये कौन सा पुनर्बलन हो जाएगा? ऋणात्मक पुनर्बलन। तो ये जो स्किनर का सिद्धांत है ये स्पष्ट हुआ। देखिए ये जो दो नाम है ये तभी स्पष्ट होते हैं जब हम इस सिद्धांत को पूरा पढ़ते हैं, लेकिन अपने स्तर पे इस सिद्धांत को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण ये नाम आपको सीधे ही याद रखने हैं। तो ये रहा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद आया हमारे अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत।
रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, प्रतिपादक कौन है? स्किनर। अनुक्रिया उद्दीपक, रेस्पॉन्स स्टिमुलस, रेस्पॉन्स का आर लिया, स्टिमुलस का एस लिया, आर एस थ्योरी। इसे कहते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। प्रयोग किस पे किया? सफेद चूहों पर। हमने प्रयोग को समझा जिसमें यह पता लगा कि पहले चूहे को अनुक्रिया करवाई गई, तत्पश्चात उसको क्या दिया? उद्दीपक या पुनर्बलन दिया गया। निष्कर्ष क्या निकला कि व्यक्ति को सिखाने के लिए पहले उद्दीपक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, यानी पहले उसको भोजन की गोली मत दिखाओ। जैसे थॉर्नडाइक ने पहले ही मछली दिखा दी थी, वैसे पहले भोजन की गोली मत दिखाओ। क्या कहा कि जब व्यक्ति सही अनुक्रिया करता है तो उसे उद्दीपक प्रस्तुत करना चाहिए। जब वो सही अनुक्रिया करे, जैसे यहाँ सही अनुक्रिया लीवर दबाना या बटन दबाना, उसके बाद ही उसको क्या दिया? भोजन दिया। तो सही अनुक्रिया करे तो उसे उद्दीपक प्रस्तुत करना चाहिए। यह उद्दीपक उसके लिए प्रोत्साहन या पुनर्बलन का काम करेगा और जिससे व्यक्ति उस व्यवहार को दोहराएगा और सीख जाएगा। यह भोजन की गोली उसके लिए क्या करेगी? पुनर्बलन का काम करेगी, जिससे चूहा उस व्यवहार को दोबारा दोहराएगा और बटन दबाना सीख जाएगा या भोजन प्राप्त करना सीख जाएगा। इसके बाद हमने कहा कि पुनर्बलन के दो प्रकार बताए स्किनर ने, धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन हमेशा अच्छा शब्द है, यहाँ पे ये सकारात्मक का भाग है। पुनर्बलन एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, उसी के दो भाग हैं ये, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अच्छी चीज जुड़ती है तो धनात्मक पुनर्बलन, बुरी चीज हटती है तो ऋणात्मक पुनर्बलन। खुशी तो दोनों में मिल रही है, अच्छी चीज जुड़ेगी तब भी खुशी की बात है, बुरी चीज हटेगी तब भी खुशी की बात है। कोई इजी टॉपिक अपने जुड़ जाता है सिलेबस में तो भी अच्छा लगता है, कोई कठिन टॉपिक हट जाता है तब भी अच्छा लगता है तो दोनों ही पुनर्बलन, पर एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। जैसे बच्चे के दूध में बॉर्नवीटा मिला दिया, उसे अच्छा लगा, तो कैसा पुनर्बलन? धनात्मक पुनर्बलन। यानी किसी चीज को मिलाने पर अच्छा लग रहा है तो धनात्मक पुनर्बलन। बच्चे के दूध में से उसकी नापसंद चीज मलाई को हटा देना, बच्चे को खुशी हुई, तो कैसा पुनर्बलन है? ऋणात्मक पुनर्बलन। तो आज हमने ये एक और सिद्धांत कंप्लीट किया। आज की कक्षा में हम इतना ही रखेंगे। आप नियमित रूप से कक्षाएं पढ़ें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करें। कभी कभी कक्षाओं में अनियमितता आ जाती है तो आपको सूचना मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।